Press the bell icon on YouTube and don't miss another update. तो हम देख रहे हैं, और जैसा हमने भविष्यवाणी की थी कि कांग्रेस जो है वो अपने आत्मघाती प्रयासों में लगातार लगी हुई है, और ये इसको कहाँ ले जाएगा। आज हमने ओंकार चौधरी जी को विशेष रूप से आमंत्रित किया है इस बारे में बात करने के लिए। आइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डिस्क्रिप्शन में जाकर कंट्रीब्यूशन और सोशल मीडिया लिंक उन पर भी आप क्लिक कीजिए। आइए चलते हैं। नमस्ते सभी दर्शकों को, स्वागत है। ओंकार जी कैसे हैं? सभी ओंकार जी, दर्शकों को मेरा भी नमस्कार। तो अमरिंदर सिंह जी ने अंततः वो कर दिया जिसका हमने पिछली बार जब हम मिले थे तब उसकी भविष्यवाणी आपने और भाऊ ने की थी, तो वो तो कार्यक्रम हो गया। और सिद्धू के बारे में भी सभी का विचार यही था कि ये एक मानव बम है, तो वो कहाँ फटेगा, कैसे फटेगा, ये देखने वाली बात है। और उसको तो कोई परवाह है नहीं कि वो स्वयं का नुकसान करेगा या नहीं करेगा, लेकिन जहाँ रहेगा वहाँ तो नुकसान करेगा ही करेगा। तो अब ये जो एक बड़ी तेज़ी से मूवमेंट हुआ है कुछ दिनों में, पंजाब में हुआ है। आज आपने सुना होगा उत्तर प्रदेश में इमरान मसूद भी कुछ बोल गए, वो बोटी वाले, ध्यान है आपको? जो सहारनपुर वाले। हाँ, सहारनपुर वाले, तो वो बोटी वाले इमरान मसूद, तो वो भी जो है उनका भी कांग्रेस से मोह भंग होता हुआ लग रहा है। फिर छत्तीसगढ़ में इन्होंने कार्यक्रम आरंभ कर ही दिया है। ये सब बातें हमने डिस्कस की थी। इमरान मसूद उस समय पिक्चर में नहीं थे। तो आपको लग रहा है कि ये जो हम कहते रहते हैं कि साहब की ये आत्मघाती प्रवृत्ति है इनकी, तो ये आत्मघात करने की ओर बहुत निकट पहुंच गए उसके? काफी समय से ये इसी प्रवृत्ति के शिकार हैं संजय जी। हमें समझना ये होगा कि इसके मूल में क्या है, समस्या कहाँ है, मतलब जड़ क्या है। तो मूल में जब हम जाते हैं तो वो ये है कि ये अब पार्टी की तरह कांग्रेस फंक्शन कर ही नहीं रही है। एक परिवार है, वो परिवार इससे वर्चस्व छोड़ने को तैयार नहीं है। कांग्रेसियों को धीरे धीरे लगने लगा है कि इस परिवार में एक भी सदस्य ऐसा नहीं है जो हमें या दूसरे लोगों को जिता करके ला सकता है। मतलब अपने चेहरे पर, अपने करिश्मे पर, अपने विजन पर, कोई नीति हो, कोई कार्यक्रम हो, मतलब कुछ तो दिखाई दे कि भाई हाँ, ये करिश्मा है इनमें। जिस तरीके से सामने नरेंद्र मोदी हैं या अमित शाह हैं या योगी आदित्यनाथ हैं या अलग अलग प्रदेशों में उनके चेहरे हैं, वो काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और एक एक प्रक्रिया होती है फैसलों की भी, सारी सारी चीजों को आगे बढ़ाने की भी। वो एक पार्टी की तरह फंक्शन ही नहीं कर रहे हैं। कल कपिल सिब्बल रो रहे थे, कह रहे थे कि 1 साल हो गया हमको चिट्ठी लिखे हुए, आखिर इंतजार की भी तो एक हद होती है। और हमने उसमें कई सुझाव दिए थे चिट्ठी में, सोनिया गांधी को जो लिखी थी। और पूर्णकालिक अध्यक्ष ही नहीं है, फैसले कौन ले रहा है। तो जो हालात हैं, जिस तरीके से मुख्यमंत्रियों को मोहरों की तरह, कठपुतलियों की तरह ये लोग इस्तेमाल करते हैं या करना चाहते हैं, जिस तरीके से उनको बेइज्जत करके, जैसे उनका कोई मान सम्मान ना हो, उठा करके कुर्सी से नीचे पटक दिया, किसी दूसरे आदमी को लेकर के आ गए, जिसका कोई खास कंट्रीब्यूशन कांग्रेस पार्टी में नहीं है, जो 4-5 साल पहले ही आया है, उसको आप बाकी नेताओं की कीमत पर, भूल जाइए अमरिंदर सिंह की कीमत पर, जो बाकी के कांग्रेस के तपे तपाए नेता हैं, बरसों से जो वहाँ पार्टी में काम कर रहे हैं, जो एमपी हैं, जो एमएलए हैं, जो मंत्री रहे हैं, जिनकी सेवाएं हैं,
उनको अनदेखा करके आप एक ऐसे आदमी को प्रदेश अध्यक्ष बना दें जो आपकी ही अथॉरिटी को चैलेंज करे, और ना केवल चैलेंज करे बल्कि इस्तीफा देने से पहले उनसे बात भी ना करे जिन्होंने उनको अभी 72-73 दिन पहले अध्यक्ष बनाया था, और वो भी बहुत बड़े वर्ग की नाराजगी मोल लेते हुए। तो आपने सही नाम दिया है, मानव बम। उनके बारे में तो जानकारी है कि वो पटियाला से कम घर से निकले हैं और पंजाब भवन चंडीगढ़ पहुंचे हैं, जहां चीफ मिनिस्टर से उनकी बात चल रही है। पर मैं बहुत आशान्वित नहीं हूं। वो घर से भी इसलिए निकले हैं क्योंकि जिसको ये कांग्रेस हाई कमान कहते हैं, उस हाई कमान ने उनके इस्तीफे के एक तरफा ऐलान के बाद उनसे बातचीत की ही नहीं। पहली बार इस हाई कमान ने उनको उनकी हदें समझाने की कोशिश की कि आप, जो उन्होंने पहले भी कहा था कि अगर मेरी मनचाही नहीं हुई तो ईंट से ईंट बजा दूंगा। ईंट से अब वो ईंट बजाओ। तो ईंट से ईंट किसकी बजाने की तैयारी थी, वो तो उसने काम कर दिया। मतलब 6 महीने पहले संजय जी, जिस कांग्रेस पार्टी के बारे में, जिस चीफ मिनिस्टर के बारे में ये कहा जा रहा था कि वो पार्टी को फिर से सत्ता में वापस लेकर के आ भी सकते हैं, मतलब एक आश्वस्ति दिखाई दे रही थी कि पंजाब एक ऐसी सरकार है जहां पर अभी अरविंद केजरीवाल के पास भी कोई चेहरा नहीं है, कम से कम सिख चेहरा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जिस तरह का विषाक्त वातावरण है इस किसान आंदोलन के की वजह से, उसकी 3 सीटें भी आ जाएं जितनी पिछली बार आई थी तो वो भी बहुत हैं। अकाली दल बदनाम हो चुके हैं क्योंकि जब ये 3 कृषि कानून बन रहे थे, हरसिमरत कौर कैबिनेट का हिस्सा थी, उनकी मौजूदगी में ये सब बने थे, और दूरदर्शन पर उनका एक इंटरव्यू आ चुका था जो इन 3 कृषि कानूनों का वो बचाव कर रही थी और इनको क्रिटिसाइज कर रही थी। तो ले देकर के एक संभावना बन रही थी कि पंजाब में अमरिंदर सिंह थोड़ा बहुत प्रयास करके, कहीं कमी बेसी रहेगी तो सरकार बना लेंगे फिर से। लेकिन किस तरीके से इन्होंने अपनी संभावनाओं को पलीता लगाया है, इसका श्रेष्ठ उदाहरण पंजाब है। और जिसका जिक्र अभी आपने किया है, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ में भी शुरू हो गया खेल। बताते हैं कि छत्तीसगढ़ से ढोल मंजीरे ताशे और ये सब लेकर के बैंड बाजा सब दिल्ली पहुंच गए हैं। अब वो अच्छा। कब शुरू होगा कह नहीं सकते हैं, लेकिन वो काम भी शुरू होने वाला है। छत्तीसगढ़ दूसरा एक मोर्चा खुलने वाला है कांग्रेस नेतृत्व के खिलाफ। और तीसरा तो जहां आप बैठे हैं राजस्थान, वहां तो कभी भी विस्फोट हो सकता है। अभी तो ये देखिए कि पंजाब जो था वो इनका सबसे सेफ क्षेत्र था। राजस्थान में तो ये सब जानते हैं कि कांग्रेस अगली बार नहीं आनी है यहाँ पर। क्यों नहीं आनी है? क्योंकि अशोक गहलोत जब भी चीफ मिनिस्टर बने हैं उन्होंने रिकॉर्ड हार दिलवाई है, और इस बार भी कोई अंतर इसमें दिखाई नहीं पड़ा। जिस तरह से वो पहले सरकार चलाते रहे उसी तरह से एक वो बड़ी अजीब सा लिस्टलेस जिसको बोलते हैं, बस चलने के लिए चल रही है, उस तरह से चलती है यहाँ सरकार। और कोई पकड़ नहीं प्रशासन पे, कहीं कुछ नहीं। तो इस बार भी हार तो अब सभी एमएलएस को भी निश्चित दिखने लगी है। पिछले साल इन्होंने जब विस्फोट किया था सचिन पायलट ने, तो उस समय फिर भी लगभग 3.5 वर्ष बाकी थे। तो ये लोग जो हैं वो 3.5 वर्ष पहले अमूमन ऐसा काम करते नहीं हैं। अब लगभग 2 वर्ष ही बचे हैं, क्योंकि आज से ठीक 2 वर्ष बाद चुनाव आचार संहिता लागू हो जाएगी राजस्थान में। तो अब जो है वो हमारे यहाँ राजस्थान में एमएलए में भी अब खलबली मच रही है, क्योंकि उनको पता है कि गहलोत के नेतृत्व में सरकार तो आ नहीं सकती, और 3 वर्ष तो हमने निकाल लिए, जिसको जो कुछ करना था वो कर करा लिया। तो अब क्या है, तो अब यहाँ भी यदि जहाँ निर्णय लेना चाहिए राजस्थान में, वहाँ तो ये निर्णय ले नहीं रहे हैं, और जहाँ निर्णय लेने की कोई आवश्यकता नहीं थी वहाँ इन्होंने ज़बरदस्ती वहाँ पे कुल्हाड़ी चला के और जिस डाल पे बैठे हुए थे उसी को काट लिया, और नीचे धड़ाम से गिरना ही था। तो मुझे लगता है कि हमें नरेंद्र मोदी से ये कह देना चाहिए कि आप अपने मुंह से ये कांग्रेस मुक्त भारत बार बार क्यों कहते हैं?
ये तो अपने कर्मों से जो गांधी परिवार है वो स्वयं ही दुंदुभी बजा बजा कर कांग्रेस मुक्त भारत की धुन बजा रहा है। आपके 24 अकबर रोड के ऊपर से खड़े होके वहां से लगातार बज रही है ये धुन। इन्होंने अब एक्चुअल में नरेंद्र मोदी के हाथों से उनका प्रोग्राम छीन लिया। उन्होंने कहा कि आप तो देश की सेवा करिए और कांग्रेस को खत्म करने का दायित्व हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। आप करना चाहते हैं, हम खुद ही कर लेते हैं। अब देखो ना, सुष्मिता देव जो इस परिवार की बहुत नजदीकी थी, अभिजीत मुखर्जी, प्रणब मुखर्जी के बेटे, इसके अलावा उनकी बहन शर्मिष्ठा मुखर्जी, वो भी उन्होंने कहा कि मैं तो राजनीति से ही संन्यास ले रही हूँ। जितिन प्रसाद जो राहुल गांधी के दाएं बाएं ही रहते थे, ज्योतिरादित्य सिंधिया जो इस परिवार के बिल्कुल नजदीक थे, इनके पिता भी नजदीक थे, इसके अलावा प्रियंका चतुर्वेदी, किस तरीके से वो कांग्रेस छोड़ करके गई हैं। नारायण राणे को हम कैसे भूल सकते हैं, कांग्रेस से ही भारतीय जनता पार्टी में गए हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा जो असम की समस्याओं को लेकर के राहुल गांधी से मिलने के लिए गए थे और आगे पार्टी को कैसे जिताया जा सकता है ये सुझाव देने के लिए पहुंचे थे, लेकिन राहुल गांधी उनके नहीं सुन रहे थे, अपने पिड्डी को बिस्किट खिला रहे थे कि बेटा बिस्किट खाओ। और बाद में हेमंत बिस्वा शर्मा ने यह किस्सा बताया कि उनकी दिलचस्पी मेरी बात सुनने में कम थी, अपने कुत्ते को बिस्कुट खिलाने में और उसके साथ खेलते रहने में ज्यादा थी। आज वही हेमंत बिस्वा शर्मा असम का चीफ मिनिस्टर है, वही नारायण राणे केंद्र में कैबिनेट मंत्री है। विजय बहुगुणा और रीता बहुगुणा दोनों जैसे भी हैं लेकिन एक स्थान रखते हैं अपना। राधा कृष्ण विखे पाटिल और इसके अलावा एस एम कृष्णा जो गवर्नर भी रहे और मुख्यमंत्री भी रहे कर्नाटक के, ऐसे ऐसे कद्दावर नेताओं को, और अब उसी लाइन में कैप्टन अमरिंदर सिंह। तो कांग्रेस कांग्रेस पार्टी मजबूत हो ये तो इनका कहीं भी एम दिखाई दे ही नहीं रहा है। सीडब्ल्यूसी की बैठक नहीं बुलाते हैं, बार बार कहा जाता है कि भाई आप कोई भी नीति निर्धारण वाली जो एक आपके पास कमेटी है, सर्वोच्च कमेटी है, उसकी बैठक बुलाइए, उसमें चर्चा करिए। हम जरा ये तो पूछें कि ऐसा कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कौन सा बड़ा अपराध कर दिया था कि आपने उनको बेइज्जत करके, बिना उनको जानकारी में विश्वास में लिए कि हम सीएलपी की बैठक बुला रहे हैं, आपने उनको बेइज्जत करके मुख्यमंत्री पद से क्यों हटा दिया? वजह क्या हो गई थी? ऐसा कौन सा पाप किया था उन्होंने? सीडब्ल्यूसी की मीटिंग नहीं बुला रहे हैं। तो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह, एक परिवार के, एक कहना चाहिए कि संगठन की तरह ये लोग पार्टी को चला रहे हैं। बाकी जितने भी सो कॉल्ड सीनियर नेता हैं अपनी दृष्टि में होंगे, इनकी नजर में तो नहीं। ये किसी को सीनियर मानते नहीं है, ये सबसे अधिक सीनियर, सबसे अधिक अनुभवी, सबसे ज्यादा परिपक्व। और मतलब एक एक चुटकुला भी पिछले दिनों चल रहा था कि जो अपनी पार्टी को नहीं चला पा रहे हैं वो रोजाना ट्वीट करके नरेंद्र मोदी को ये ज्ञान देते हैं कि देश को कैसे चलाना चाहिए। तो ये इनका मतलब भाव मेरे प्रोग्राम में आते हैं कभी कभी, जब मैं उनसे पूछता हूं तो वो एक ही बात कहते हैं कि देखो ऐसा है कि कांग्रेस पार्टी की पूरे देश में 30-40 हजार करोड़ की संपत्ति है, ऑफिसेज हैं, दूसरी चीजें हैं, इनका कोई लेना देना नहीं है। पार्टी को सरवाइव नहीं करना चाहते हैं, ये पार्टी को पुनर्जीवित नहीं करना चाहते हैं। ये तो बल्कि ऐसे ऐसे लोगों को लेकर के आ रहे हैं जो जल्दी से जल्दी वो काम करें जो राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा करना चाहते हैं। ऐसे सहयोगियों को ढूंढ रहे हैं। पंजाब में ढूंढ लिया था, अभी कन्हैया को, और उसको जिग्नेश मेवाणी को ले आए। इससे अच्छा, पहले जिग्नेश जो मेवाणी है, ने पार्टी ज्वाइन नहीं की है, वो कह रहा है मैं वैचारिक रूप से पार्टी में सम्मिलित हो रहा हूँ। उसने सदस्यता इससे ग्रहण पहले नहीं की। इससे पहले चमकते हुए सितारे हार्दिक पटेल को ये लेके ही आए थे। तो ये लोग जो हैं ये कितना नाम रोशन करेंगे कांग्रेस पार्टी का, बस ये जरा देखने वाली बात है। तो ऐसे ऐसे लोगों को अगर आप लेकर के आएंगे तो फिर तो पार्टी चमकनी ही चमकनी है। भाई यहाँ पर भले ही कोई इनको सीरियसली ना लेता हो,
कन्हैया कुमार को, जिग्नेश को या हार्दिक पटेल को, पर अगर विदेशी समाचार पत्रों में देखें तो वहां तो इनको बहुत बड़ा लीडर माना जाता है कि भाई ये तो भारत के भविष्य हैं। तो यहाँ इनके नाम पर चाहे 4 वोट ना पड़े, पर ये उस विचारधारा को रिप्रेजेंट करते हैं जो जेएनयू में डफलियां बजा बजा करके भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह चिल्लाते हैं। उनके बगलगीर ये दिखाई देते हैं सारे के सारे। तो अगर ऐसे ऐसे लोगों को आप कांग्रेस पार्टी में लेकर के आ रहे हैं, मुझे नहीं पता मीडिया में आई हुई ये बातें कितनी सत्य हैं कि ये प्रशांत किशोर की बुद्धि का कमाल है कि वो ऐसे ऐसे लोगों को यहाँ भर्ती करवा रहे हैं, पर प्रशांत किशोर ने तो ऐसा कुछ बताया नहीं है, दिखाया नहीं है इंटरेस्ट के वो कांग्रेस की इस रूप में सेवा करना चाहते, क्योंकि ऑलरेडी वहां इतने मतलब प्रतिभाशाली लोग बैठे हुए हैं। उनको किसी प्रशांत किशोर की जरूरत क्या है, वो तो खुद ही वो सब करने पर आमादा हैं जो नरेंद्र मोदी का सपना है कांग्रेस मुक्त भारत का। तो उन्होंने कहा कि आप देश की सेवा करिए, हम खुद ही करते हैं जो करना होगा। आप सही कह रहे हैं। और साथ में जो इन्होंने इतने अच्छे अच्छे नगीने, इतने अच्छे अच्छे हीरे छांट कर लाए कल मैंने यही किया था कि साहब के कैप्टन अमरिंदर को तो विदा कर दिया और सिद्धू तो उड़ गया, और उसका भरपाई करने को उसकी आप जो है वो कन्हैया कुमार को लाए। बिल्कुल। वो कन्हैया कुमार टुकड़े टुकड़े का संदेश देगा। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि जो ओरिजिनल टुकड़े टुकड़े वाला था, बोटी बोटी वाला, उसका भी मोह भंग हो रहा है। उसने भी आज स्टेटमेंट दे दिया कि साहब की समाजवादी पार्टी में ही जीतने की क्षमता है। वो तो हमारे प्रियंका बेबी का तो बहुत, राहुल बाबा का तो इतना कुछ नहीं, लेकिन प्रियंका बेबी का तो बहुत ही प्रिय था वो इमरान मसूद। आपको बोटी देखिए, बोटी जो वाला मैंने याद हो? शुरू संजय जी, जो मैंने शुरू में कहा ना कि लोग ये देखते हैं, पार्टीजन ये देखते हैं जिनको चुनाव लड़ना है, चाहे असेंबली का लड़ना है चाहे लोकसभा का लड़ना है, वो ये देखते हैं कि जो हमारी लीडरशिप है, जो हमारा नेतृत्व कर रहा है, वो जिताने की क्षमता रखता है कि नहीं रखता है। हमको विधानसभा में पहुंचा सकता है, उसमें कुछ मददगार हो सकता है, हमको लोकसभा में पहुंचाने में मददगार हो सकता है, नहीं हो सकता है। जो आदमी खुद अमेठी से हार करके, और वो भी 50,000 से ज्यादा मतों से हार करके, और यहाँ से भागा हो, मतलब वायनाड पहुंचा हो केरल, और वहां से किसी तरीके से जीत करके लोकसभा का सदस्य बना हो, वो उत्तर प्रदेश में किसी का क्या भला करेगा। देखिए, पिछली से पिछली विधानसभा में कांग्रेस की 27-28 सीटें थी, और पिछली विधानसभा में वो घट करके 7 रह गई। तो किस बेस पर अब इमरान मसूद से लेकर के तमाम दूसरे लोग हाथ पर हाथ रख करके बैठे रहे कि साहब ये हमें आएंगे और जिताएंगे, हमारी नैया पार करेंगे। तो ले दे करके जो एक वातावरण उत्तर प्रदेश में दिखाई दे रहा है वो ये है कि भाई जो मोस्टली जो हिंदू मतदाता है और जो विकास चाहता है या जो योगी को और मोदी को पसंद करता है, वो तो भारतीय जनता पार्टी को वोट देगा। और जो इनको पसंद नहीं करते हैं, यानी मोदी और योगी को पसंद नहीं करते हैं, जो मुस्लिम हैं, वो एकजुट जो है इस बार समाजवादी पार्टी को पड़ सकता है। थोड़ा बहुत कहीं कहीं कुछ ऐसी प्रवृत्ति के लोग हैं जो असदुद्दीन ओवैसी को भी जा सकते हैं। तो ऐसे में ले देकर के ऑप्शन लोगों के पास क्या बचता है इमरान मसूद जैसों के सामने? वो यही बचता है कि भाई ये राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा या सोनिया गांधी के नाम पर तो अब हमको यहाँ वोट पड़ने नहीं है। और देखिए, मुसलमान हो या समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ने वाला यादव वोटर हो, या मायावती के साथ जुड़ने वाला आपका दलित वोटों में भी जो एक चमार है वो हो, वो तब आपके साथ जुड़ते हैं जब एक सेकंड वोट बैंक आपके साथ जुड़ने को तैयार बैठा हुआ हो। तो अखिलेश यादव के पास है, मायावती का छिटक गया है। वो हमने पिछली बार विधानसभा में भी देखा था, वो हमने लोकसभा में भी देखा है, 2014 के भी और 2019 के भी। तो ऐसी हालत में ले दे करके जो स्थितियां बन रही हैं उत्तर प्रदेश में, वो ये है कि साहब मुकाबला जो है इस बार भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच में होगा। कांग्रेस के पल्ले में कुछ है नहीं,
ये तो अभी तक सक्रिय ही नहीं हुए हैं। उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, पंजाब में तो सींग ही उलझे हुए हैं इनके। गोवा और मणिपुर को तो छोड़ ही दीजिए, बहुत दूर पड़ते हैं, वहां कौन जाएगा इनमें से। तो और इसके अलावा अगर आप देखें तो अखिलेश यादव भी सक्रिय दिखाई दे रहे हैं इधर। हालांकि एकदम घर में ही बैठे हुए थे घर कोरोना से तो काल नहीं में, तो निकले अभी तक भी। कहीं कहीं जा रहे हैं मिलने के लिए। किसी के यहाँ अगर कुछ गमी हो जाती है तो चले जाते हैं, तो कुछ फोटो वोटो खिंचवा लेते हैं, कुछ वीडियो वगैरह जारी करते हैं कि शायद लोगों को लगे कि मैं बड़ा संवेदनशील आदमी हूँ और लोगों के दुख दर्द में शामिल हो रहा हूँ। तो अगर थोड़ा बहुत समाजवादी पार्टी के इन नेता को छोड़ दें, समझ ले, और दूसरे भारतीय जनता पार्टी के अलावा तो कोई सक्रिय दिखाई दे नहीं रहा है। मतलब दिल्ली में भी मीटिंग होनी शुरू हो गई है, लखनऊ में भी लोगों का जमावड़ा होना शुरू हो गया, दूसरे प्रदेशों के नेता भी लखनऊ पहुंचने शुरू हो गए, उनकी ड्यूटी लग गई है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की ड्यूटी लग गई है, विधायकों की, मंत्रियों की, खुद मुख्यमंत्री सक्रिय है। लेकिन कांग्रेस का नेतृत्व तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये जो इनकी पीड़ा कभी कभी सामने आती है, कपिल सिब्बल की, गुलाम नबी आजाद ने भी कल चिट्ठी लिखी है सोनिया गांधी को कि साहब CWC की मीटिंग बुलाइए। तो ये पीड़ा जो है, बस ऐसा लगता है कि इनकी इस बात की है कि ये 10 जनपद परिवार हमारी उपेक्षा क्यों कर रहा है, हमसे बात क्यों नहीं कर रहा है। अगर इनको बुला करके इनसे बात करना शुरू कर दे, इनकी थोड़ी बहुत सलाह लेना शुरू कर दे, तो ये भी संतुष्ट होकर बैठ जाएंगे। फील्ड में ये भी नहीं जाएंगे, लोगों के बीच में ये भी नहीं जाएंगे, क्योंकि कांग्रेस वो चीज भूल चुकी है कि वोट बैंक को कैसे अपने साथ किया जाता है। ये अब एसी रूम्स में बैठ करके बस राजनीति करना सीख चुके हैं, और उसी का नतीजा है कि जगह जगह आपको कलह दिखाई दे रही है, पार्टी बिखरती हुई, टूटती हुई दिखाई दे रही है। एक खबर मैं अभी पढ़ रहा था संजय जी, जी 7 साल में कांग्रेस के 177 सांसदों और विधायकों ने पार्टी छोड़ी है। 7 साल में एक 177, 177 जो जो टिकट के दावेदार होकर के दूसरी पार्टियों में गए हैं, केवल भारतीय जनता पार्टी में नहीं, दूसरी पार्टियों में गए हैं। हालांकि इस खबर में यह भी बात आई है कि जो ADR का सर्वे है उसके मुताबिक 222 उम्मीदवार कांग्रेस छोड़कर दूसरी पार्टियों में शामिल हुए हैं, और 177 सांसदों और विधायकों ने कांग्रेस का साथ छोड़ दिया। हालांकि कई दलों के 115 उम्मीदवार और 61 सांसद और विधायक कांग्रेस में भी शामिल हुए हैं। तो जाहिर है ये उन प्रदेशों में हुए होंगे जहां कांग्रेस अभी थोड़ी बहुत बची हुई है या फाइटिंग पोजीशन में रहती है। पर क्या इनको चिंता है इस बात की कि लोग पार्टी छोड़ करके क्यों जा रहे हैं? बल्कि ये तो धक्के मार करके जमे जमाए कद्दावर सम्मानित नेताओं को पार्टी से बाहर धकेलने पर आमादा दिखाई दे रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल यही स्थिति है। और जो अपरिपक्वता की जो स्थिति है उसमें किसी भी प्रकार का सुधार होने की कोई संभावना दिखती नहीं है, क्योंकि इन्होंने पहले ही अपने आप को लेफ्टिस्टों से घेर लिया था। और अब तो कन्हैया कुमार भी आ गए। मुझे लगता है कि बेचारे डी राजा जो हैं वो अपनी पार्टी में अकेले रह जाएंगे। लेकिन कन्हैया कुमार ने एक काम और अच्छा किया कि जाते जाते CPI के दफ्तर का जो एयर कंडीशनर था वो भी खोल ले गए। हाँ, एक एक मीम चल रहा था, एक मीम चल रहा था जिसमें राहुल गांधी और ये जिग्नेश मेवाणी, ये अपने कन्हैया कुमार बैठे हुए हैं। राहुल गांधी के सिर के ऊपर एक स्प्लिट AC लगा हुआ है, तो उस पर एक तीर का निशान लगाया गया कि ये वही AC तो नहीं है जिसको ये CPI के दफ्तर से लेकर के भागे थे। अब इस तरह के लोगों को तो ये कांग्रेस में लाएंगे। तो कांग्रेस में वस्तुतः यही मैं ये कह रहा था अभी 2-1 दिन पहले कि कांग्रेस ने धीरे धीरे वामपंथ की ओर खिसकना शुरू किया। और जैसे जैसे वामपंथ, ये अच्छा नहीं हुआ, मैं ये मानता हूँ, क्योंकि जैसे जैसे वामपंथ की तरफ खिसके और सेंटर की जगह ये छोड़ते गए, तो भाजपा जो है वो उस सेंटर की जगह ऑक्यूपाई करती गई। राइट पे कुछ रहा नहीं, तो राइट की स्पेस उनकी सेफ है, तो उसकी तरफ वो देखते नहीं।
अब उनको जो है, जो अपना जो ओरिजिनल उनका जो राइट विंग सपोर्टर है, उसको वो टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं, और ये सेंटर की स्पेस और ऑक्यूपाई करते चले जा रहे हैं। ये देश की राजनीति के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि कोई भी पार्टी हो, यदि एक प्रकार के एकाधिकार हो जाएगा राजनीति के ऊपर, तो वो तो फिर चाहे कैसा भी एकाधिकार हो, लेकिन एकाधिकार तो एकाधिकार ही होता है। पूर्णतः आपसे सहमत हूँ। लोकतंत्र की शक्ति होता है विपक्ष। जी बिल्कुल। विपक्ष जब तक मजबूत नहीं होगा और जब तक सदन के भीतर और सदन के बाहर भी जो देश के समक्ष प्रमुख मुद्दे हैं, ज्वलंत मुद्दे हैं, जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं, और कई बार ये होता है, हम लोग देखते हैं, हम ये नहीं कह रहे हैं कि ये जो इस समय केंद्र की सत्ता में है ये पूरी तरीके से सही ही काम कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे फ्रंट हैं जिन सवालों को खड़ा किया जाना चाहिए, जिन समस्याओं को बहुत प्रमुखता से उठाया जाना चाहिए। हाँ, उस फ्रंट पर हम इनका समर्थन करते हैं जहां हम 7-7.5 साल बाद भी कोई ये नहीं कह सकता है कि ये भ्रष्टाचारी सरकार है या इसने देश के खिलाफ कोई काम किया है या कोई बहुत बड़ी मनमानी करते हुए ये दिखाई दे रहे हैं और जन भावनाओं के विरुद्ध जाकर के कोई फैसले कर रहे हैं। उस फ्रंट पर ये सरकार ठीक काम कर रही है, वहां इनका सपोर्ट और सहयोग है। लेकिन बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो युवाओं से भी जुड़े हुए हैं, जो कमजोर वर्गों से भी जुड़े हुए हैं, जो किसानों से भी जुड़े हुए हैं। उन सवालों को तो प्रमुखता से उठाना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से आज का विपक्ष, ना आप सदन को चलने देंगे, वहां आप मुद्दों पर एक सार्थक चर्चा करने के बजाय अगर सत्ता पक्ष को इस मायने में फायदा पहुंचा रहे हैं कि उसको आप जवाब देने के लिए बाध्य करें चर्चा के बाद, जो देश के सामने आए, आप खुद ही उनका काम आसान किए दे रहे हैं। सदनों में हंगामे कर रहे हैं, सदन के बाहर भी आप हंगामे कर रहे हैं। 10 महीने से 11 महीने से आपने ऐसे लोगों को बैठा रखा है जो खुद ही जवाब देने की स्थिति में नहीं है, जो यही बताने की स्थिति में नहीं है कि आप आंदोलन कर क्यों रहे हैं। उनको ये भी पता नहीं है कि वो आंदोलन कर क्यों रहे हैं, क्योंकि जब जब पूछा जाता है कि भैया यही बता दो कि इन 3 कृषि कानूनों के कौन से बंदों में, उपबंधों में आपको परेशानी दिखाई दे रही है, या कौन से ऐसे नियम उपनियम हैं इनमें जो आपको लगते हैं कि ये तो किसानों की गर्दन ही काट देंगे। कौन सा किस कानून में ये लिखा हुआ है कि किसानों की जमीनें छीन ली जाएंगी या एमएसपी छीन ली जाएगी या सरकारी मंडियों को खत्म कर दिया जाएगा, तो वो उनके जवाब भी नहीं दे पाते हैं। तो ये लगातार अपनी भी किरकिरी करवा रहे हैं। आंदोलन शब्द एक्चुअल में तो संजय जी बड़ा लोकतंत्र में पवित्र शब्द माना जाता है और आंदोलन की अपनी एक अहमियत भी रही है। आंदोलन जो है वो बहुत एक सच्चे कोज के लिए किए जाते हैं, अलग अलग वर्ग के लोगों की आवाज को बुलंद करने के लिए और सत्ता तक उस आवाज को पहुंचाने के लिए। लेकिन उसकी भी तो एक लिमिट होती है, उसमें भी तो कोई तथ्य होने चाहिए, उसमें भी तो कोई सच्चाई होनी चाहिए। अगर आप सीएए का विरोध करें, जिस सीएए कानून की भारत के भीतर भी और दुनिया के तमाम देशों में प्रशस्ति होनी चाहिए थी, क्योंकि वो इस तरह का मानवीय आधार पर एक कानून बना करके लाया गया था कि भाई ठीक है 1947 में विभाजन हो गया और बहुत सारे ऐसे हिंदू हैं, जैन हैं, बौद्ध हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, पारसी हैं जो दूसरे देशों में हैं, लेकिन अगर उनको धार्मिक स्वतंत्रता नहीं है, उनको रीति रिवाजों को जीने का की आज़ादी नहीं मिल रही है, या वो अपने उपासना स्थलों में जाकर के पूजा पाठ नहीं कर पाते हैं और उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, उनका धर्म परिवर्तन किया जा रहा है, तो उनको एक अवसर दीजिए, कानून बना करके। पहले भी व्यवस्था थी लेकिन उसकी अवधि बढ़ाई गई और उनके लिए दरवाजे खोले गए। ऐसा कौन से देश करते हैं दुनिया में? अगर आप
कोई दूसरा उदाहरण ढूंढने की कोशिश करें तो शायद ही मुश्किल से मिलेगा। तो भारत सरकार ने एक बढ़िया काम किया था, लेकिन उसके खिलाफ भी किस तरह के मिथ्या प्रचार किए गए, झूठ बोले गए, लोगों को उकसाया गया, सड़कों पर उतार दिया गया। 100 दिन तक एक व्यस्त मार्ग को रोक करके आप अगर लोगों को बैठाएं और अल्टीमेटली हिंसा करवा दें, दंगा करवा दें, तो आप किस तरह की राजनीति कर रहे हैं और आपकी छवि क्या बन रही है? आप रचनात्मक विपक्ष की छवि तो नहीं बना रहे हैं, आप तो एक विध्वंसक जो कार्यों में लिप्त और झूठ पर आधारित, मतलब सहानुभूति अर्जित करने के लिए, वोट अर्जित करने के लिए आप किसी भी लिमिट को क्रॉस करेंगे, झूठ बोलेंगे, और बार बार आप झूठ बोलते हुए पकड़े गए हैं। तो ऐसे में ना ये अपनी पार्टी का भला कर पा रहे हैं, ना ये देश का भला कर पा रहे हैं, ना मतदाताओं को ही ये अपने भरोसे में ले पा रहे हैं, क्योंकि छवि ही एक अलग बन गई है। और अब तो स्थिति ये बन गई है कि इनकी पार्टी के जो नेता कभी इनके साथ हुआ करते थे, जो इनके ऊल जलूल बयानों का बचाव करते थे कैमरों पर आकर के, अब वो भी इनके साथ खड़े होने को तैयार नहीं है, बल्कि उल्टे इन्हीं पर सवाल खड़े कर रहे हैं। तो इससे ज्यादा दयनीय स्थिति और क्या होगी किसी के लिए। जी, चलिए तो अब प्रश्न ले लेते हैं हमारे दर्शकों के। उसके साथ जो लोग देख रहे हैं उन्होंने, बहुत सारों ने लाइक नहीं किया, तो मैं अनुरोध है कि कृपया लाइक का बटन अवश्य दबा दें, साथ में इसे शेयर भी कर लें, बेल आइकॉन भी दबा लें, और डिस्क्रिप्शन में जाके कंट्रीब्यूशन का लिंक भी दबा के देख लें यदि आप हमारा सहयोग कर सकें तो। Press the bell icon on YouTube and don't miss another update. विभव पानंडीकर जी, धन्यवाद आपको पत्रम पुष्पम के लिए। पीयूष उनियाल, वाई बीजेपी hesitates in imposing president's rule? Punjab needs cleansing from anti-national AAP, Congress, etc. Now people evaluate on intentions of BJP should not worry. ऐसी तो कोई स्थिति है नहीं प्रेसिडेंट्स रूल वाली, क्योंकि सरकार तो स्थिर ही है। सरकार में कोई अस्थिरता हो, कोई ऐसा संदेह हो, तब प्रेसिडेंट्स रूल की बात आए। तो प्रेसिडेंट्स रूल संवैधानिक दृष्टि से भी और राजनीतिक दृष्टि से भी कोई उपयोगी तो मैं तो नहीं मानता हूँ। आप क्या कहते हैं? बिल्कुल ऐसी कोई सिचुएशन वहां पर नहीं है कि जिसको आप कहें कि संवैधानिक संकट खड़ा हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। अभी भी बहुमत है। हालांकि चर्चाएं चल रही हैं कि कैप्टन अमरिंदर सिंह के समर्थक विधायक राज्यपाल के पास जाएंगे, उनसे कहेंगे कि साहब इनको कहिए कि सदन में अपना बहुमत साबित करें, लेकिन ये केवल खबरें हैं, अभी इसकी कोई पुष्टि नहीं हुई है। अभी कैप्टन अमरिंदर सिंह खेमे की तरफ से भी इस तरह की कोई पुष्टि नहीं हुई। तो अभी वहां जब कोई संवैधानिक संकट ही नहीं है, तो क्यों नरेंद्र मोदी सरकार अपने सिर पर एक दाग ले कि वो बेवजह राष्ट्रपति शासन लागू करने का बहाना ढूंढ रही थी। नेक्स्ट, प्रताप रामचंद्र, संजय सर जी, थैंक्स फॉर ब्रिंगिंग आउट द पॉइंट, व्हाट इज हैपनिंग इज नॉट गुड फॉर डेमोक्रेसी, वेटिंग फॉर भाव सरकाजम ऑन पंजाब हरा करी। भाव को लाएंगे अगले हफ्ते, तब तक और भी सिचुएशन सेटल हो जाएगी, थोड़ा क्लैरिटी आ जाएगी। अभी सिचुएशन क्लियर नहीं है। चन्नी की मीटिंग अभी भी चल रही है, देखिए सिद्धू के साथ। नेक्स्ट, प्रताप रामचंद्र, कांग्रेस कल्चर इज टू इग्नोर कंट्रीब्यूटर्स, श्री पीवी नरसिम्हा राव, सीताराम केसरी, सिद्धरामैया, फ्यू एग्जांपल्स। हाँ वो तो है, वैसे तो आप कह सकते हैं कि एक तो ये राजनीति का ही एक ये चरित्र है। वैसे तो ये एक बार जो नीचे जाता है तो फिर उसको फिर याद करना भूल जाता है। नेक्स्ट, पीयूष उनियाल, कैप्टन डज नॉट हैव कार्डर, हाउ कैन ही विन? इज कैप्टन नेशनलिस्ट? नेशनलिस्ट तो है, लेकिन जहाँ तक कार्डर की बात है, ओंकार जी, क्या कांग्रेस के पास कहीं भी कार्डर है? कैडर, मैं तो कह रहा हूँ ना कि ये एक पार्टी की तरह इस समय वर्क ही नहीं कर रही है। तो जब आप पार्टी की तरह वर्क ही नहीं कर रहे हैं, काम ही नहीं कर रहे हैं, आप किसी भी स्तर पर अपने कार्यकर्ताओं को बुला करके
उनसे बात ही नहीं कर रहे हैं, उनसे फीडबैक ही नहीं ले रहे हैं, उनको कोई जिम्मेदारी ही नहीं सौंप रहे हैं, और कार्यकर्ताओं को तो छोड़ दीजिए, नेताओं को भी नहीं बुला रहे हैं, CWC भी नहीं बुला रहे हैं। जब किसी भी स्तर पर कोई चर्चा ही नहीं हो रही है, आगे की तैयारियां ही नहीं हो रही हैं, और क्या इसको पार्टी कहेंगे आप? दिल्ली में क्या हुआ था? दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के लिए इन्होंने मैदान खुला छोड़ दिया था ताकि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में ना आ जाए। पश्चिम बंगाल में इन्होंने क्या किया? ममता बनर्जी के लिए खुला मैदान छोड़ दिया ताकि भारतीय जनता पार्टी की कोई संभावना ना बन जाए। तो जो परिवार पार्टी को ही होम करने पर आमादा हो, भस्म करने पर आमादा हो, केवल इसलिए कि सामने वाले के यहाँ चुपड़ी हुई रोटी वो ना खाने पाए, तो ऐसे में आप क्या अपेक्षा करेंगे? वो पार्टी का सोच रहे हैं, पार्टी का भला नहीं सोच रहे हैं वो। एक पुराना गाना हुआ करता था कि आग लगी हमरी झोपड़िया में, हम गावे मल्हार। कांग्रेस का यही हाल है। तो खुद ही अपनी पार्टी को खत्म करने पर आमादा है। इसी के साथ आज का ये संक्षिप्त सेशन हम समाप्त करते हैं। एक प्रश्न और आ गया, व्हाट स्टॉप्स बीजेपी टू एक्सपैंड पार्टी इन पंजाब? Even when they were in power for 10 years with Akali, still there wasn't much effort to expand. थोड़ा सा इंतजार करिए साहब, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ पंजाब में इस समय विषाक्त वातावरण है। वो हमने एक घटना देखी थी जब उनके अबोहर के MLA अरुण नारंग के कपड़े फाड़ दिए गए थे। तो जिस तरह का वातावरण वहाँ भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ उत्पन्न किया गया है 3 कृषि कानूनों को लेकर के, तो उसको अभी ठंडा होने में, धूल को थोड़ा सा नीचे आने में समय लगेगा। और मुझे नहीं लगता कि 2022 का जो इलेक्शन है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए है। भारतीय जनता पार्टी को इससे अगले विधानसभा चुनाव की और लोकसभा चुनाव की तैयारी करनी चाहिए। उसके क्या पत्ते हैं, किसको वो साथ लेकर के चलेगी आगे। अकालीज के साथ तो अब शायद ही भारतीय जनता पार्टी जाए, अकाली दल ऑलरेडी इतना बदनाम हो चुका है वहाँ पर। और सुखबीर बादल, चूंकि अब प्रकाश सिंह बादल तो उम्र दराज हो चुके हैं, तो उनकी आयु तो है ही कितनी, तो सुखबीर बादल के साथ तो मुझे नहीं लगता कि नरेंद्र मोदी जाना चाहेंगे। और राजनीति में असंभव तो कुछ भी नहीं है, भविष्य में क्या हो जाए कुछ पता नहीं। लेकिन लगता है कि भारतीय जनता पार्टी 2022 की नहीं, 2027 की तैयारी करेगी, और इसके बीच में जो 2024 का लोकसभा चुनाव आएगा उसके मद्देनजर भी तैयारियां करेगी वहां। और कांग्रेस 2054 के लोकसभा चुनाव की तैयारी करेगी। इसी के साथ आप सभी को धन्यवाद, नमस्कार। ओंकार जी को धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। Press the bell icon on YouTube and don't miss another update.